गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन, सभी का वैसे तो एक ही मतलब होता है। कोएगुलेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसके अंदर हम कोलोइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट करें या इकट्ठा करें, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट किया जाए सो एज़ टू कन्वर्ट इनटू लार्ज साइज पार्टिकल्स, ताकि वो एक बड़े साइज़ के पार्टिकल्स में इकट्ठे हो जाएं। आपने देखा होगा मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स जब हम बनाते थे तो उसमें छोटे छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को हमने इकट्ठा किया था ताकि वो कोलोइडल पार्टिकल्स बन जाएं। ऐसे ही जब कोलोइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट इसलिए हो जाएं क्योंकि वो एक बड़े साइज़ के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बड़ा साइज़ का पार्टिकल बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि जब तक पार्टिकल छोटे साइज़ का रहेगा, मीडिएट रेंज का रहेगा, तब तक वो सेटल डाउन नहीं होगा। तो उस बड़े साइज़ के पार्टिकल्स के अंदर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सेटल डाउन हो जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं। कैसे करेंगे हम ये प्रोसेस? इसके लिए हमें एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? कोएगुलेट हो जाता है। कैसे कोएगुलेट होगा? कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो उस इलेक्ट्रोलाइट से अपने सरफेस के ऊपर अपोजिट आयन को एडजॉर्ब करेगा। अगर हमारा कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एडजॉर्ब करेगा, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एडजॉर्ब करेगा। ऐसा करने से उसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर डालते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन कोएगुलेशन का कारण बनता है, कोएगुलेशन करने में इलेक्ट्रोलाइट का जो भी आयन हेल्प करता है या जो भी आयन रिस्पॉन्सिबल है, वो कोएगुलेटिंग आयन या फ्लोक्यूलेटिंग आयन कहलाएगा। इस प्रोसेस के अंदर देखिए, अगर हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सिंपली अगर आपने सॉल्यूशन को शेक किया, हल्का सा हिलाया, और वो प्रोसेस रिवर्स हो गया, यानी वो कोएगुलेट नहीं हुआ, वो प्रिसिपिटेट नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोकुलेशन। यानी लो कंसंट्रेशन पे अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन। इसको सिंपली हम सेकिंग से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मात्रा ज़्यादा रखी, हाइयर कंसंट्रेशन रखी, तो सिंपली सेक करने से आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, और तब ये कहलाएगा कोएगुलेशन। ठीक है। अब देखिए, कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन जो हमारी वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है उसका कितना अमाउंट, और वो अमाउंट किस में हम काउंट करेंगे? मिली मोल्स के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट का मिली मोल्स में जो अमाउंट हमें ज़रूरत है ताकि वो कोलोइडल पार्टिकल्स के या कोलोइडल सोल के 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड कर दिया जाए और उसकी वजह से कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू। ये जो कोएगुलेटिंग पावर होती है, कोएगुलेटिंग आयन की पावर, ये कोएगुलेटिंग वैल्यू पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप सोच रहेंगे कि इन्वर्सली कैसे हुई? जैसे देखो, हम अपने घर में एक सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमने थोड़ी सी मिर्च डाल ली। कई बार हम दुकानदार से ऐसी मिर्च लेते हैं जो हमने थोड़ी सी डाल ली तो उसी से बहुत ज़्यादा तीखापन हो जाता है। तो इससे उस मिर्ची की पावर उसकी क्वांटिटी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई कि नहीं? यानी थोड़ी सी मात्रा ने भी बहुत ज़्यादा तीखापन दिया। कोई ऐसी मिर्च होती है जिसका स्वाद या जिसका तीखापन बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल ले तो भी कम होता है। तो अगर थोड़ी सी चीज़ बड़ा असर करता है या बड़ा असर करती है तो उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए कोएगुलेटिंग पावर पे कोएगुलेटिंग वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये जो कोएगुलेशन प्रोसेस था, इसके लिए हार्डी और स्लेज ने एक लॉ दिया था। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा, उसका जो भी आयन कोएगुलेशन के लिए, उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, उस इफेक्टिव आयंस के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? अपोजिट चार्ज होना चाहिए कोलोइडल पार्टिकल्स पे। और वो जो आयन हमारा वो कोएगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन कहलाएगा। अपोजिट चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज था
तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिसका नेगेटिव आयन उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का जो भी आयन रिस्पॉन्सिबल होगा वो फ्लोकुलेटिंग या कोएगुलेटिंग आयन कहलाएगा। इस कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इसकी पावर भी कोएगुलेशन की उतनी ही ज़्यादा होगी। ये पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हार्डी-स्लेज रूल भी पूछ लेते हैं कई बार एग्ज़ाम में, लेकिन इसका जो पॉइंट है ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड पॉइंट इसने बताया हमें। जैसे देखिए अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिवली चार्ज जो हैं वो आयंस लिए हैं और हमारा कोलोइड्स कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो हम इनकी कोएगुलेटिंग पावर को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, बेरियम पर 2 पॉजिटिव, सोडियम पर 1 पॉजिटिव। तो हार्डी-स्लेज रूल के अगर जिस आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा या जिसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, उसकी कोएगुलेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जब हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की तो हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव है। अगर हमारा कोलोइडल पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो कोएगुलेशन क्या है, यानी सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। और वो कब होता है, जब वो कोलोइडल पार्टिकल हमारा कैसा हो जाएगा, साइज़ में बड़ा। साइज़ बड़ा कैसे होगा, हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से उसका जो एक आयन है, अपोजिटली चार्ज आयन, वो कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। अब देखिए अगर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, कोएगुलेशन से बचाना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, लायोफिलिक कोलोइड्स लेते हैं। हम थोड़ी सी मात्रा में लायोफिलिक कोलोइड्स को अगर लायोफोबिक कोलोइड्स में डाल दें, जिससे कि उसका कोएगुलेशन ना हो, वो डिफ़िकल्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कोलोइडल पार्टिकल का प्रोटेक्शन करना। उसको हम सुरक्षित कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो जो लायोफिलिक कोलोइड जो प्रोटेक्ट करने में काम आ रहा है, वो कहलाएगा प्रोटेक्टिव कोलोइड। जैसे ये हमारा लायोफोबिक कोलोइड है, इस पर हमने एक लायोफिलिक कोलोइड डाला तो ये इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए और इसको कोएगुलेट होने से बचा लिया। तो ये जो लायोफिलिक कोलोइड है, इसके जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे, द मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड। जो भी प्रोटेक्टिव कोलोइड, जैसे यहाँ पर ये, तो ये प्रोटेक्टिव कोलोइड का मिनिमम मास इन मिलीग्राम के अंदर ये अमाउंट होना चाहिए, विच मस्ट बी एडिड टू 10 ml ऑफ द स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। रेड गोल्ड सोल के 10 ml में हम डालें, सो दैट नो कोएगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल अकर्स, ताकि उसका जो कोएगुलेशन है वो ना हो। हम उसमें 1 ml 10% NaCl भी रैपिडली ऐड करते हैं। तो ये 10% NaCl यहाँ पर किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का। जब आप इसके लिए टेबल भी दे रखी है आपकी बुक में, जब आप उस टेबल को देखेंगे तो जो वैल्यूज़ हमारे पास उसमें रेसिप्रोकल भी दे रखा है और वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। तो आप कंपेयर करके एक बार देखना, रीडिंग लगाना जो टेबल है उसकी, और आप देखना जिलेटिन जो है उसका लोवेस्ट गोल्ड नंबर है, यानी उसकी क्वांटिटी हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो उसका प्रोटेक्टिव एक्शन कैसा हो गया, सबसे ज़्यादा। तो जितना गोल्ड नंबर कम होगा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये था गोल्ड नंबर और कोलोइडल पार्टिकल्स का कोएगुलेशन, हार्डी-स्लेज रूल इस कोएगुलेशन के लिए। एक बार आपको बुक से इसके बारे में अच्छे से रीडिंग लगानी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।